नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स ज्योग्राफी यानी भूगोल में मास्टर करने के बाद में कैरियर की संभावना के बारे में। भूगोल एक ऐसा विषय है जो न केवल आपको पृथ्वी और उसकी संरचनाओं के बारे में जानकारी देता है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को भी गहराई से समझने में मदद करता है। अगर आपने एमए इन ज्योग्राफी करने का फैसला कर लिया है या कर चुके हैं, तो आपके लिए भारत में कई बेहतरीन कैरियर विकल्प उपलब्ध हैं। आइए विस्तार से इन संभावनाओं पर नजर डालते हैं। पहला है शिक्षा क्षेत्र, एजुकेशन सेक्टर। दूसरा, सरकारी नौकरियां, गवर्नमेंट जॉब्स। जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, शहरी नियोजन और विकास, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जल संसाधन प्रबंधन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, अनुसंधान और डाटा विश्लेषण, रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस। आगे आता है पर्यटन और ट्रैवल, पर्यावरण, एनजीओज, मानचित्र और सर्वेक्षण, निजी क्षेत्र, परियोजना प्रबंधन, पीएचडी और अनुसंधान। आइए एक एक करके हम एक एक क्षेत्र के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा क्षेत्र एक बहुत ही विस्तार और बहुत बड़ा क्षेत्र है। कॉलेज, स्कूल, डिग्री कॉलेज हर जगह मौजूद हैं। इन क्षेत्रों में आप अगर बीएड किए हैं तो स्कूल टीचर करने का जॉब आपको मिल सकता है, और अगर नेट या कोई ऊंची क्वालिफिकेशन लिए हैं तो आप डिग्री कॉलेज में लेक्चरर के रूप में भी कार्यरत हो सकते हैं। दूसरा क्षेत्र आता है सरकारी नौकरियां। सरकारी नौकरी वो क्षेत्र है जिसमें कि भारत का हर बच्चा सबसे पहली प्रायोरिटी रखता है। कहाँ भी से कोई जॉब मिल जाए, सरकारी नौकरी में हो, तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है। और पढ़ाई पूरी करने के बाद में जो सबसे पहला क्षेत्र, जो सबसे पहली तैयारी कोई विद्यार्थी करता है, तो वो होता है सरकारी नौकरी। चाहे वो लेखपाल के लिए हो, कानूनगो के लिए हो, दरोगा के लिए हो या आईएएस पीसीएस के हो, लेकिन सरकारी नौकरियां पहली प्राथमिकता होती हैं, चाहे एसएससी में ही क्यों न चला जाए। इसी क्षेत्र में सिविल सर्विसेज या कोई भी और सरकारी नौकरी है, वो एक है क्षेत्र है। दूसरा होता है भारतीय मौसम विभाग। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो भूगोल को प्राथमिकता देता है या जिसमें भूगोल करना जो आवश्यक है। तीसरा आता है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय पूरे देश का क्षेत्र उसी के अंदर में आता है, और मानचित्र और भौगोलिक जानकारी संबंधित बहुत सारी नौकरियां वहाँ होती हैं, आप उसमें आजमाइश कर सकते हैं। दूसरा क्षेत्र आता है जीआईएस और रिमोट सेंसिंग। जीआईएस और रिमोट सेंसिंग बहुत सारे क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है, जैसे शहरी नियोजन है, स्वास्थ्य और मानव सेवाएं हैं, वानिकी और इमारती लकड़ी, आपदा प्रबंधन, जोखिम आकलन या रिस्क असेसमेंट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, कृषि, खुदरा, मार्केटिंग, व्यापार, पुरातत्व। इसी में आगे आप जीआईएस विशेषज्ञ बन सकते हैं, जो सरकारी और निजी परियोजनाओं में बहुत सहायक होते हैं। उन्हीं की सहायता से आगे का दिशा निर्देश निर्धारित होता है। अगर आप रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में उत्सुक हैं, यहाँ पर इसरो या सैटेलाइट से खींची गई फोटोज़ जो होती हैं, उनके ऊपर में उसका एनालिसिस किया जाता है, उसको समझा जाता है, और उस जानकारी को आगे की परियोजनाओं में जितने भी स्कीम होती हैं उसमें शामिल किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट साइंसेज यानी भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान एक अग्रणी संस्थान है। वहाँ से चाहे आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग और जीआईएस में। दूसरा है एनपीटीईएल से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का डिप्लोमा मददगार होगा, लेकिन संभव है कि उनका कोर्स अभी ओपन ना हो। लेकिन उनके वेबसाइट पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आपको सिलसिले से बताते हैं, तो बेहतर यह होगा कि उन वीडियोस को आप देखें और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। उससे आपको बहुत समझ आ जाएगा कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का क्या रोल होता है। इसरो एक दूसरी संस्था है जो भौगोलिक जानकारी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो जब भी सैटेलाइट कोई अंतरिक्ष में भेजते हैं, उसके लिए उन्हें बहुत सारी जानकारियों की ज़रूरत होती है।
और यहाँ पर वो एक अच्छा स्रोत साबित होगा। उसके बाद आता है शहरी नियोजन एवं विकास, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर आप नगर नियोजक, पर्यावरण संरक्षक का रोल कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्बन प्लानिंग यानी शहरी नियोजन में डिप्लोमा आपको बहुत मदद करेगा। एक वेबसाइट है भारतीय कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान www.iisdt.in, वहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर इस विषय पर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया जा सकता है। अगला क्षेत्र आता है जल संसाधन प्रबंधन। जल ही जीवन है। जल हर व्यक्ति को चाहिए, हर प्राणी को चाहिए, चाहे वो पेड़ हो, पक्षी हो, सबको। हाइड्रोलॉजिस्ट का रोल होता है उसमें वो विशेषज्ञता हासिल करके जलवायु कैसे असर डालती है, ज़मीन में किस लेवल पे पानी है, अगर नीचे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, या उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ये सब उसका काम है। इसमें आईआईटी और कई सारे और तकनीकी संस्थान हैं जो हाइड्रोलॉजी में कोर्स ऑफर करते हैं। जल संसाधन प्रबंधन, ये कोर्स कई सारे क्षेत्रों में कैसे इसको मैनेज किया जाए, प्रकृति को कैसे कम से कम नुकसान हो, इस चीज़ की जिम्मेदारी इनकी। दूसरा आता है अनुसंधान और डाटा विश्लेषण, रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस। यहाँ पर कई सारे रोल हैं, अनुसंधानकर्ता या डाटा एनालिस्ट। अनुसंधानकर्ता वो करता है जो सारे जानकारी पे अनुसंधान करता है कि किसका किससे क्या संबंध है, या उसको उस जानकारी को किस तरीके से हम कोई स्कीम में लागू कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट जितनी भी जानकारी हो उसको समझता है और उसके बाद ऐसे सुझाव देता है जो सरकार या निजी कंपनियां अपने प्रोग्राम में उसका शामिल करती हैं और उसी के हिसाब से अपने आगे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती हैं। डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन के बहुत सारे सोर्स हैं, डाटा कैंप है, कोर्सेरा है, EDX है, ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर ऑनलाइन डेटा एनालिटिक्स के कोर्स उपलब्ध हैं। अगर आपका गणित में झुकाव है तो सांख्यिकी में डिप्लोमा कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट के लोग बहुत कम होते हैं और जो ये कोर्स कर लेता है तो उसकी स्कोप बहुत बढ़ जाता है, उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा। दूसरा क्षेत्र आता है पर्यटन और ट्रेवल, टूरिज्म प्लानर। क्या होता है टूरिज्म प्लानर? टूरिज्म प्लानर वो होता है जो ये बताता है टूरिज्म को कैसे प्लान किया जाए। अगर किसी को कहीं जाना है तो उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, ये सारा चीज़ प्लान बना के वो एक पैकेज के रूप में देता है। अपने वेबसाइट पे, आपने न्यूज़ अखबार में दिया होगा, सीता ट्रेवल्स हैं, हमारा ये पैकेज ले लीजिए, आप यूरोप जाइए 7 दिन का, या कन्याकुमारी जाइए 5 दिन का, इस प्रकार के वो पैकेज बनाते हैं। दूसरा होता है ट्रैवल ब्लॉगर। अगर आप खुद कहीं गए हैं तो यह जानकारी आप वेबसाइट पर डाल सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कीजिए, कहाँ गए, क्या साधन आपने लिया, कहाँ रुके, होटल का नाम, खाना खाने के लिए कोई होटल या रेस्टोरेंट है, ये सारी जानकारी आप एक ब्लॉग के रूप में उसमें डाल देते हैं। तो बाकी लोगों को ऐसी जानकारी पढ़ के बहुत लाभ होता है। इस जानकारी को वेबसाइट पर रहने से जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ही आपको लाभ होने वाला है, और लोगों को देखने की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि उसमें आपने जो जानकारी दी है वो कितनी सटीक है और कितना लोगों को भला कर रही है। ट्रैवल ब्लॉगिंग खुद एक पूरा कैरियर है। ब्लॉग उसको कहते हैं जब आप अपने अनुभव को वेबसाइट पर डालते हैं, और वो चूँकि पर्यटन से संबंधित है तो ट्रैवल ब्लॉग हो गया, और जो ये काम करता है उससे कहते हैं ट्रैवल ब्लॉगर। कंसल्टेंट वो होते हैं जो अपने अनुभवों को बजाय खुद वेबसाइट के माध्यम से शेयर करने के, वो उसको पैकेज बना के वेबसाइट्स में सहारा लेके दूसरों को देते हैं, जो कि टूरिज्म प्लानर से संबंधित है। लोगों को ये जानकारी उपयोगी होती है और लोग स्वेच्छा से आपको इन सेवाओं के लिए भुगतान करेंगे। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनका मुख्य काम यही है। गूगल ट्रैवल है, ट्रिप एडवाइज़र है, एयरबीएनबी है, booking.com है, अनगिनत वेबसाइट्स हैं इस मामले में। देश की बहुत सारी स्कीम हैं, योजनाएं हैं,
कार्यक्रम हैं वो सरकार खुद चलाती है, लेकिन सरकार के साधन सीमित हैं, वो सारे काम खुद नहीं कर सकती। इसीलिए देश में बहुत से ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जो काम वही करती हैं जो सरकार को करना चाहिए, लेकिन फिर भी निजी तौर पे ये काम करते हैं। ऐसे लोगों को भी, ऐसे एनजीओ को जो पर्यावरण के क्षेत्र में है, उनको एनवायरमेंटल एनजीओ कहते हैं। इनमें पर्यावरण विशेषज्ञ हो गया, ये बहुत एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि इनकी जानकारी, इनके दिशा निर्देश से वो अपना आगे का कार्यक्रम करते हैं जिससे लोगों को भला होता है। एनजीओ का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर सरकार को लगता है कि एनजीओ समाज का, देश का कुछ भला कर रहा है, तो वो उसमें फंडिंग भी देती हैं। इस क्षेत्र में जाने के लिए एमएससी एनवायरनमेंट साइंस बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े बड़े विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की जा सकती है। पर्यावरण संरक्षण सर्टिफिकेट कोर्स। पर्यावरण है, पर्यावरण को संरक्षण जो देता है, वो रोल जो देता है, वो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण सर्टिफिकेट कोर्स उसमें मदद करता है। ऐसे कोर्सेस बहुत सारे वेबसाइट्स पे उपलब्ध हैं। आप वेबसाइट पे जाके, सर्च इंजन पे जाके ऑनलाइन और ऐसा अपना सर्च कर सकते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है कि पर्यावरण में कैसे बैलेंस बनाए रहें, कैसे नुकसान होने से बचाएं, क्या तरीके होने चाहिए, ये मुख्य काम होता है। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये रोल ये बताता है कि ये कार्य करने से पर्यावरण पे इसका कितना असर होगा, क्या इम्पैक्ट होता है, उसका असेसमेंट करता है। वो जानकारी प्राप्त करता है, बताएगा कि ये कार्य करने से, मान लीजिए सड़कें बन रही हैं, जंगल में सड़कें बन रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो वो बताएगा, असेस करके बताएगा, उसका विश्लेषण करेगा, बताएगा कि इस ऐसा करने से, सड़क बनाने से पर्यावरण पे ये नुकसान होगा या ये फायदा होगा। ये रोल है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। उसके बाद आता है कार्टोग्राफी एंड सर्वेइंग। हम सभी ने बचपन से ही मानचित्र देखे हैं, चाहे राज्य का मानचित्र हो, देश का मानचित्र हो या विश्व का मानचित्र। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि ये मानचित्र बनाता कौन है? मानचित्र बनाने का काम होता है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर वो होता है जो उसको डिज़ाइन करता है, उसकी संरचना बनाता है, उस मानचित्र को बनाता है, जिसको हम मानचित्र के रूप में देखते हैं। जब वो बन जाता है तो मानचित्र होता है, जब बनाया जाता है, बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं। कार्टोग्राफी सर्टिफिकेशन इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और वो आवश्यक होता है। भूमि सर्वेक्षण, सर्वेइंग एक आधारभूत कदम होता है किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए, खास करके ज़मीन से, खेती से शुरू करने के लिए। सड़कें बनानी हैं, कोई फैक्ट्री लगानी है, इसमें भूमि का सर्वेक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। भूमि सर्वेक्षक वो रोल अदा करता है। सर्वे ट्रेनिंग प्रोग्राम के भी सर्टिफिकेट हैं और ये सर्टिफिकेट करने से आपको उस क्षेत्र में नौकरी मिलने में आसानी होती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, परियोजना प्रबंधन वो क्षेत्र होता है जब कोई बड़े प्रोजेक्ट में, कोई बड़ी परियोजना होती है तो उसमें बहुत सारे लोग अपने अपने विशेषज्ञ वाले क्षेत्र को लेकर कार्य करते हैं। सड़क बनाने की बात है तो उसमें सिविल वाले होंगे, उसी में खुदाई करने वाले होंगे, उसी में ट्रैक्टर है, मिट्टी धो रहा है, खुदाई है, जेसीबी से खुदाई हो रही है, इलेक्ट्रिकल का काम हो रहा है, लैंडस्केपिंग हो रही है। ये अलग अलग क्षेत्र एक दिशा में ही काम करें, अपनी अपनी डफली न बजाएं, ये काम होता है परियोजना प्रबंधन या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। पीएमपी सर्टिफिकेट जो होता है इस रोल में आपको देता है, ये मुख्यतः मैनेजर के रूप में होता है। ये रोल मैनेजर का होता है और कार्य करने वाले लोगों से ऊंचे स्तर पे और बढ़िया इसका वेतन भी मिलता है। ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स फिर बहुत सारी वेबसाइट पे आमतौर पे उपलब्ध है। निजी क्षेत्र में अगर कोई चीज़ सरकारी नौकरी के बस की नहीं है, सरकार के बस की नहीं है, तो वो कार्य प्राइवेट क्षेत्र में जरूर होता है। बहुत सी कंपनियां हैं, एजेंसियां हैं जिनको भूगोल विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है, जो उनसे लेके वो मानचित्र बनाने में, एनालिसिस करने में या अध्ययन करने में, रिसर्च करने में उनका उपयोग करते हैं, उनकी सहायता लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत संभावना है। अब आता है पीएचडी और अनुसंधान।
जो भी काम किया जाता है, जो भी सर्वे किया जाता है या कोई असेसमेंट किया जाता है, उसके लिए आधारभूत जानकारी होनी जरूरी है। ये जानकारी प्रदान करते हैं पीएचडी और अनुसंधान पर। यहाँ ये मुख्यतः एक अकादमिक क्षेत्र है और कई सारे विश्वविद्यालय में ये डिग्री मिलती है। इनका मुख्य कार्य होता है कि चीज़ों को समझें, चीज़ों को कौन चीज़ क्या है, क्या असर डालती है। वो बहुत गहरे क्षेत्र में ये जाते हैं, इनकी जानकारी बहुत व्यापक होती है। अनुसंधान के संस्थान जो मुख्य तौर पे हैं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जमीन से संबंधित इस क्षेत्र में ये संस्थान कार्य करते हैं और देश के अग्रणी संस्थान हैं। इसरो भी इसमें बहुत अग्रणी है, क्योंकि उसकी सारी कार्य प्रणाली जो है वो ऐसी जानकारी के ऊपर ही निर्धारित है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये सब डिग्री, सर्टिफिकेट, नौकरी में हम क्या तनख्वाह की उम्मीद कर सकते हैं, सैलरी की संभावना। यहाँ हम बात करेंगे कुछ मुख्य क्षेत्रों की, जैसे शिक्षा है, स्कॉलर्स है, अनुसंधान। ये एक औसत आंकड़े हैं, इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, क्षेत्र के हिसाब से असर पड़ेगा। पहला है शिक्षक। अगर आपने बीएड किया है तो सरकारी स्कूलों में अगर आपकी नौकरी लगती है तो शुरुआती स्तर पे 30,000 से 50,000 रुपये मिल सकता है और अनुभव के साथ में 50,000 से 80,000 रुपये तक मिल सकता है। दूसरा आता है निजी स्कूलों में। वहाँ पर शुरुआती स्तर सरकारी के मुकाबले काफ़ी कम होता है, मोटे तौर पर 25,000 से शुरू होता है। लेकिन हकीकत यह है कि निजी स्कूल हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, शिक्षक की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर किसी के पास और कोई राह नहीं है तो वो इससे कम भी तनख्वाह देते हैं। अनुभव के साथ में जाहिर है कि तनख्वाह बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ पर ये भी नोट करने वाली बात है कि वो स्कूल, कॉलेज या डिग्री कॉलेज या जो भी संस्थान है वो कितना व्यवस्थित है, कितना उसको समय हो पाया, कितना उसकी फ़ीस है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपकी या शिक्षक की तनख्वाह कितनी होगी। सरकारी स्कूलों में आमतौर पे बहुत साफ गोई रहती है, सबको पता है कि अगर हम शिक्षक बन गए, चाहे बीएड हमने करके गए या बीटीसी करके गए, हमें इतनी तनख्वाह मिलेगी। निजी स्कूलों में ऐसा संभव नहीं होता है। जगह के हिसाब से संस्थान का प्रतिष्ठा है, नाम कैसा है, कितनी फ़ीस है, ये बहुत सारी चीज़ें निजी स्कूलों में फीस और तनख्वाह को निर्धारित करती है। उसके बाद आता है, उससे ऊंचे स्तर पर जाएंगे तो लेक्चरर में उसी तरीके से सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर 35 से 60। अनुभव के साथ में जब असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर में जाते हैं तो फिर 60 से 1 लाख। और अगर आप वरिष्ठ प्रोफेसर हो गए तो 1 से 1.5 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। निजी संस्थानों में शुरुआती स्तर पर कम है, अनुभव के साथ में बढ़ता है। लेकिन यहाँ भी वही नियम लागू होता है कि निजी संस्थानों में कोई निश्चित मापदंड नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आम तौर पे आपको डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए नेट, यूजीसी नेट वगैरह डिग्री एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, उसको पास करना ज़रूरी है, तभी आप ऊँचे तौर पे जा सकते हैं। बीएड करने से आप खाली स्कूल वगैरह में पढ़ा सकते हैं। अब बात आती है पीएचडी स्कॉलर्स की। सरकारी और अनुसंधान संस्थानों में उन्हें स्टाइपेंड ही मिलता है जो 25 से 35 हो सकता है। यहाँ पर विवेकाधीन वजीफ़ा भी होता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि उनके ऊपर जिसके नीचे वो अपनी पीएचडी कर रहे हैं वो आपके बारे में क्या विचार रखता है, कैसे आपसे उसको अपने बारे में बताते हैं, कैसे आप कार्य करते हैं, आपकी लगन कितनी है। ये सब कारणों से इसमें कुछ आपको अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी मिल सकती है। प्राइवेट संस्थानों में स्टाइपेंड कम होता है और पीएचडी के दौरान जो स्टाइपेंड मिलता है उसका मुख्य कारण ये रहता है कि आप
ध्यान अपना अनुसंधान पे लगाएं, न कि तनख्वाह। कई सारी फेलोशिप हैं, स्कॉलरशिप भी होते हैं, इसके लिए वितरित सहायता भी मिलती है। अनुसंधान क्षेत्र में CSIR, इसरो आदि जो हैं, ये नामी संस्थान हैं और यहाँ पर अगर आप किसी वजह से इसमें रिसर्च एसोसिएट करने में सक्षम हो पाए तो नाम बहुत होता है। यहाँ भी अनुभव के हिसाब से की तनख्वाह है, स्टाइपेंड है। निजी अनुसंधान एजेंसियाँ और कंपनियों में जाहिर तौर पर थोड़ा कम रहता है। और ये क्षेत्र, अनुभव और संस्थान का किस प्रकार की संस्थान है वो उस पर भी निर्भर करता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि MA ज्योग्राफी करने के बाद में संभावनाएं कम नहीं हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम केवल सरकारी नौकरी पर ही प्रयास करें। अगर सरकारी नौकरी में हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता है तो केवल इसलिए ना हम लाचार हो जाएं किसी चीज़ से कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली। हमें प्राइवेट सेक्टर में शिक्षक के रूप में बहुत संभावना है। इन सबको आप जांचें, परखें और थोड़ा समय दें और जानकारी प्राप्त करें। आपको वेबसाइट्स पे बहुत जानकारी मिल जाएगी, यूट्यूब से भी बहुत जानकारी मिल जाएगी, आप देखते रहिए। अगर आपको लगता है इस वीडियो से कुछ नई जानकारी पता चली या आपने आज कुछ सीखा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है या इस वीडियो में किसी भी विषय पर और जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोशिश ये करें कि ये वीडियो आप ऐसे लोगों को शेयर करें जो भूगोल करने के बाद में नौकरी नहीं पा रहे हैं या उन्हें ये पता नहीं है कि आगे क्या करना चाहिए, दिशा निर्देश नहीं मिलता है। लोगों का भला होगा, आपको भी मदद मिलेगी। जब लोग जानेंगे तब वो जानकार बनेंगे, जब जानेंगे जानकार बनेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। नौकरी आज की तारीख में बहुत आवश्यक है। आर्थिक रूप से सशक्त होना समाज और निजी तौर पे बहुत ज़रूरी है। इसी से हमें समाज में प्रतिष्ठा मिलती है और हमारी पहचान बनती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।